Hello everyone, welcome to PWIIT JAM and CSI Net YouTube channel. I am Ankita Yash Tripathi. बच्चों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर एज वेल एज एसोसिएट प्रोफेसर्स की बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इन सारी डिफरेंट पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन 10 नवंबर को ही रिलीज हुआ है, तो आपके पास अभी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है जिसमें आप एप्लीकेशन को भर सकते हैं इफ यू आर एलिजिबल। चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं एडवर्टीजमेंट कब रिलीज हुआ, क्या उसमें मतलब पूरे ब्रोशर में क्या दिया गया है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, सबके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऐसे एडवर्टीजमेंट रिलीज हुआ था जहाँ पे क्लियरली मेंशन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब रिक्रूटमेंट नोटिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, नॉन टीचिंग ग्रुप ABC के लिए वेरियस वैकेंसीज रिलीज हुई हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे एक और चीज नोटिस करेंगे तो यहाँ पे लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन इज 9 दिसंबर 2025 अप टू 5 PM, मतलब 9 दिसंबर तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं 5 बजे से पहले तक। अब अगर हम थोड़ा डिटेल में इस एप्लीकेशन फॉर्म को, जो भी आपका ये एडवर्टीजमेंट निकला है, उसको डिस्कस करें या उस पर गौर करें तो हम देख सकते हैं बच्चों, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, आपको विजिबल रहेगा ये आराम से। दिस इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर रेगुलर फैकल्टी पोजीशंस। तो रेगुलर फैकल्टी पोजीशंस के लिए ये रिक्रूटमेंट नोटिस है। आप यहाँ पे और भी चीज देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भटिंडा इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द रेगुलर पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, जिनका अब आप यहाँ पे नोटिस भी करेंगे डिफरेंट पोजीशन के लिए जो पे स्केल है दैट इज डिफरेंट। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे फॉर प्रोफेसर्स entry pay of rupees 1,44,200 in the academic pay level 14 as per 7th आपका CPC। associate professors entry pay of rupees 1,31,400 in the academic pay level 13A as per 7th CPC, and assistant professors entry pay of rupees 57,700 in the academic pay level 10 as per 7th CPC as per following details। तो ये अगर आप ऑलरेडी कहीं पे पढ़ा रहे हैं, कोई आपकी डेजिग्नेशन है और आप यहाँ पे प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये डिफरेंट पोजीशंस के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो उसकी रेस्पेक्टिव पे स्केल क्या है वो क्लियरली गिवन है एडवर्टीजमेंट में। अब अगर आप नीचे यहाँ पे और देखेंगे बच्चों कि वैकेंसीज कौन से डिपार्टमेंट या सब्जेक्ट के लिए रिलीज हुई है, उसके ऊपर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में आपका डिपार्टमेंट दिया गया है दैट इज सब्जेक्ट। तो सबसे पहले अप्लाइड एग्रीकल्चर अगर है तो पोस्ट कैटेगरी नंबर जो है दैट इज प्रोफेसर, यहाँ पे प्रोफेसर की पोस्ट है और वो भी जो कैंडिडेट्स हैं रिजर्व्ड हैं दैट इज ST कैंडिडेट, एक सीट है यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल। अगर हम फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का कॉलम देखें, इस सब्जेक्ट के बारे में बात करें या डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर ST, एक सीट यहाँ पे है आपके लिए। अब हम रिमार्क्स को भी बहुत केयरफुली पढ़ना है बच्चों। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे इट इज क्लैरिफाइड दैट मास्टर डिग्री एंड नेट और PhD मस्ट बी इन सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स और मैनेजमेंट। इसका मतलब अगर आप एक कैंडिडेट हैं जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाले सब्जेक्ट या डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपको मास्टर डिग्री विथ नेट या फिर PhD होनी चाहिए आपको, तभी, और वो भी सब्जेक्ट क्या है कॉमर्स या मैनेजमेंट में, तभी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड हम बात करते हैं ह्यूमन जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर मेडिसिन। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कंबाइंड फील्ड्स के लिए है, लाइफ साइंसेस की फील्ड के लिए भी, आप मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की भी फील्ड देखेंगे यहाँ पे। अब अगर हम ह्यूमन जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर मेडिसिन की बात करें तो यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर OBC कैंडिडेट्स के लिए एक सीट यहाँ पे अवेलेबल है। कुछ अलग तरीके से रिमार्क, स्पेशलाइजेशन, कंसर्न, रेलेवेंट या अलाइड सब्जेक्ट्स को कुछ मेंशन नहीं किया गया। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली बच्चों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस नोट करना, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में दो तरीके की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इफ यू आर एलिजिबल फॉर एसोसिएट प्रोफेसर या फिर आप प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अगर एलिजिबल हैं तो आप आराम से भर सकते हैं। प्रोफेसर में SC कैंडिडेट्स के लिए एक पोजीशन है और एसोसिएट प्रोफेसर में OBC कैंडिडेट्स के लिए एक पोजीशन है। इसके बाद मास कॉम
या फिर मीडिया स्टडीज से रिलेटेड अगर आपका सब्जेक्ट है या डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं आप और एलिजिबल हैं, तो आप प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट, एक पोजीशन यहां पे भी है। अगेन रिमार्क देखते हैं, selection shall be subject to the final outcome of the CWP number 9844 of 2025 pending before the Honorable Punjab and Haryana High Court। इसका मतलब यहाँ पे इसका जब तक रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे ही आप इसको कंसिडरेशन में लिया जाएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की। उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट है, वो भी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। इसके बाद आप परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स के बारे में देखेंगे तो अगेन दो तरीके की पोस्ट यहाँ पे भी है। फर्स्ट इज फॉर प्रोफेसर एसटी कैंडिडेट्स के लिए एक पोजीशन और असिस्टेंट प्रोफेसर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए एक पोजीशन। फिर फार्मा साइंस, दैट इज फार्मोलॉजिकल साइंसेस एंड नेचुरल प्रोडक्ट से अगर आप बिलोंग करते हैं, उस डिपार्टमेंट के हैं या उससे रिलेटेड में हैं, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट, एक सीट यहाँ पे अवेलेबल है। फिजिकल एजुकेशन अगर आपका डिपार्टमेंट है या सब्जेक्ट है तो आप प्रोफेसर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त क्या है कि आप एलिजिबल होने चाहिए उस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो अगर हम फिजिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो प्रोफेसर एससी 1 पोजीशन। साइकोलॉजी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी दो तरीके की पोजीशंस है, एक प्रोफेसर की और एक एसोसिएट प्रोफेसर की फॉर एससी कैंडिडेट्स। तो एक एक सीट दोनों में ही अवेलेबल है, दोनों उनके लिए, प्रोफेसर के लिए एज वेल एज एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। अगर आप सोशियोलॉजी देखना चाहते हैं तो सोशियोलॉजी में प्रोफेसर के लिए, आपकी प्रोफेसर पोजीशन के लिए एक सीट अवेलेबल है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग से अगर आप बिलोंग करते हैं, इस सब्जेक्ट से या इस डिपार्टमेंट से, तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए एक सीट है। अब आपको यहाँ पे रिमार्क्स को कंसिडरेशन में लेना है। क्यों? क्योंकि आगे जब मैं आपको और ज्यादा जो नोटिस है एस्टेरिक्स मार्क करके हमें बोलते हैं ना, जो विच इज मैंडेटरी, आपको पता होना चाहिए या फिर डिस्क्लेमर की तरह यहाँ पे कुछ चीज प्रेजेंट की गई है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग से बिलोंग करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं, बिफोर अप्लाइंग for these posts, candidate must confirm that they fulfill concerned, relevant or allied subjects for the purpose of recruitment of faculty in this department। इसका मतलब अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसमें ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए एक एक सीट अवेलेबल है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक अनरिजर्व्ड में अवेलेबल है। अब आपको ये सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए, ईदर कंसर्न सब्जेक्ट या रेलेवेंट सब्जेक्ट या फिर अलाइड सब्जेक्ट, इनमें से कोई ना कोई होना चाहिए। अगर कंसर्न सब्जेक्ट्स की बात करें तो आपके पास सीएसई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, सीएसई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में या फिर सीएसई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस में होना चाहिए। अगर रेलेवेंट सब्जेक्ट्स, इससे रिलेटेड वाले सब्जेक्ट्स की बात करें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, क्वांटम एआई, नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, अगर इनसे आपका कुछ रेलेवेंट सब्जेक्ट है इनसे रिलेटेड तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अलाइड का सब्जेक्ट्स में अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस एंड मेडिकल इंजीनियरिंग भी, आप अगर ये सब्जेक्ट है तो भी आप सोच सकते हैं अप्लाई करने का। अब इसके आगे और जाते हैं बच्चों, क्योंकि पोस्ट बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आई है तो हर एक कैंडिडेट के लिए ये डिपार्टमेंट्स को एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यू नेवर नो ना, आप किसी भी फील्ड में हो और किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो और आप इसको फिल करें तो आराम से आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। अब हम बात करते हैं कम्युनिटी मेडिसिन एंड हेल्थ की। यहाँ पे भी आप देखेंगे दो है, कम्युनिटी मेडिसिन हेल्थ में दो तरीके की पोस्ट है, एक एसोसिएट प्रोफेसर अनरिजर्व्ड 1 एक सीट है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अनरिजर्व्ड में 2 एंड ओबीसी में एक सीट आपके लिए अवेलेबल है। अगेन आपको फिर से नोटिस करना है क्या कि आपके पास वो कंसर्न सब्जेक्ट या रेलेवेंट सब्जेक्ट या एलाइड सब्जेक्ट है या नहीं। अगर आपके पास इसके लिए कम्युनिटी मेडिसिन एंड हेल्थ अगर डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कम्युनिटी मेडिसिन, ह्यूमन जेनेटिक्स या मॉलिक्यूलर मेडिसिन होना चाहिए एज अ कंसर्न सब्जेक्ट। रेलेवेंट सब्जेक्ट में अगर आप इस तरीके के ये सब्जेक्ट्स नोटिस करना चाहते हैं तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन जीनोमिक्स या एपिडेमियोलॉजी ये होना चाहिए, या फिर अलाइड सब्जेक्ट में माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या फिर बायोमेडिकल साइंसेस आपका होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई करने का सोच सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में भी अगेन दो तरीके की पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर अनरिजर्व्ड 1
असिस्टेंट प्रोफेसर एसटी, ओबीसी और अनरिजर्व के लिए एक एक सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। आपके कंसर्न सब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं? टूरिज्म मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। अगर हम रेलेवेंट सब्जेक्ट्स की बात करें, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, एंड अलाइड सब्जेक्ट्स में हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट, होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड इवेंट मैनेजमेंट। अगर ये सारी चीजें हैं, इनमें से रिलेटेड कुछ भी है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने पड़ेंगे बच्चों। अब हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में। इसमें एसोसिएट प्रोफेसर एसटी कैंडिडेट्स के लिए एक सीट, असिस्टेंट प्रोफेसर अनरिजर्व के लिए एक सीट और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए एक सीट है। अगर आप यहाँ पे फिर देखेंगे तो हमें कंसर्न सब्जेक्ट, रेलेवेंट सब्जेक्ट और अलाइड सब्जेक्ट्स को नोटिस में लेना है। इनको हमें भूलना नहीं है, हमें देखना है कि हम इनको फुलफिल कर रहे हैं नहीं कर रहे, इनमें से किसी को कर रहे हैं नहीं कर रहे। अगर आप कंसर्न सब्जेक्ट्स में देखेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी मस्ट, बायोटेक्नोलॉजी वेदर इट इज एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल, एनवायरमेंटल, माइक्रोबियल, मेडिकल, नैनो और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, तो कंसर्न सब्जेक्ट चलेगा। अगर रेलेवेंट सब्जेक्ट की बात करें तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोकेमिस्ट्री, और एलाइड सब्जेक्ट्स की बात करें तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, आपका जेनेटिक्स एंड माइक्रोबायोलॉजी। अगर ये सब है तो आप इन दोनों पोस्टों में से जिसके लिए भी अवेलेबल हैं, मतलब एलिजिबल हैं, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं आराम से। फिर हम बात करते हैं अगेन बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फो में एक और असिस्टेंट प्रोफेसर पीडब्ल्यूडी बी कैटेगरी के लिए है एक सीट अवेलेबल। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इनके लिए कंसर्न सब्जेक्ट शुड बी बायो इन्फो, रेलेवेंट सब्जेक्ट बिग डेटा बायोलॉजी या कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, और अलाइड सब्जेक्ट्स में बायोफिजिक्स, डेटा साइंस, जिनोमिक्स और स्ट्रक्चरल बायोलॉजी होना चाहिए। आगे और बात करते हैं पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस में। अगर आप देखेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर की अनरिजर्व्ड में एक, ओबीसी में एक और एसटी कैंडिडेट्स के लिए एक सीट है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एससी कैंडिडेट्स के लिए एक सीट है। अब अगर आप कंसर्न सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी, लॉ एंड गवर्नेंस होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट। फिर हम रेलेवेंट सब्जेक्ट्स की बात करें तो डेवलपमेंट स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस होना चाहिए, या एलाइड सब्जेक्ट में जेंडर स्टडीज होनी चाहिए। अब इसके बाद श्री गुरु तेग बहादुर सेंटर ऑफ स्टडीज इन इंडिक सिविलाइजेशन एंड रिलीजियस स्टडीज, अगर इससे रिलेटेड डिपार्टमेंट या कंसर्न आपका वो है, डोमेन है, तो आप यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी पोजीशन के लिए, मतलब ओबीसी कैंडिडेट्स, एक सीट यहाँ पे भी है। बिफोर अप्लाइंग आप देख सकते हैं कंसर्न सब्जेक्ट शुड बी इंडियन कल्चर, रिलीजियस स्टडीज, रेलेवेंट सब्जेक्ट होना चाहिए वैदिक स्टडीज, बुद्धिस्ट, सिख और जैन स्टडीज, अलाइड सब्जेक्ट्स में कंपैरेटिव रिलीजियंस, इंडियन नॉलेज सिस्टम, इंडियन फिलोसफी, ये सब होना चाहिए अगर आपको इसमें अप्लाई करना है। फिर देखते हैं सेंटर फॉर पार्टीशन एंड एट्रोसिटीज स्टडीज। इसमें दो तरीके की पोजीशन अगेन है, एक है एसोसिएट प्रोफेसर अनरिजर्व्ड के लिए 1, असिस्टेंट प्रोफेसर एससी के लिए 1। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें हिस्ट्री या रिलीजियस स्टडीज आपका होना चाहिए। रेलेवेंट सब्जेक्ट में पॉलिटिकल थ्योरी, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज, एंथ्रोपोलॉजी, कंपैरेटिव रिलीजियंस, और हमारा अलाइड सब्जेक्ट्स में आपका होना चाहिए कल्चरल स्टडीज। अब हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये तो आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कौन सी पोस्ट आपके डिफरेंट कैटेगरी बेस्ड सीट्स हैं, अवेलेबिलिटी है, वो सब आपने देखा। आप कहाँ किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आपने वो देखा। कंसर्न सब्जेक्ट हो गए, आपके एलाइड सब्जेक्ट हो गए, या रेलेवेंट सब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं जिसको नोटिस में लेके ही आप अप्लाई करें अगर आप एलिजिबल हैं तो। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। फॉलोइंग पोस्ट आर फॉर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स। जैसे आपने बीए बीएड किया है, बीएससी बीएड किया है, तो आप एलिजिबल हैं इन पोस्टों के लिए अप्लाई करने के लिए। अब आप अगर यहाँ देखेंगे एजुकेशन आईटीईपी, अगेन आईटीईपी क्या है? इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, फिजिक्स से है तो आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक पोजीशन है एससी कैटेगरी में। अगर आप एजुकेशन आईटीईपी केमिस्ट्री से हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर अनरिजर्व्ड में एक सीट अवेलेबल है। अगर मैथमेटिक्स में है तो असिस्टेंट प्रोफेसर ओबीसी के लिए एक सीट अवेलेबल है। अगर आप बॉटनी से हैं तो अगेन असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन अवेलेबल है। और अगर हम बॉटनी के लिए देखें तो ओबीसी 1 सीट, जूलॉजी के लिए देखें तो एससी 1 सीट, हिस्ट्री के लिए देखें
देखेंगे तो EWS 1 सीट, यहाँ पे जियोग्राफी के लिए देखोगे तो OBC 1 सीट, अगेन पॉलिटिकल साइंसेस के लिए OBC अगेन 1 सीट, अगर इकोनॉमिक्स के लिए आप देखेंगे तो अनरिजर्व्ड में 1 सीट, इंग्लिश के लिए EWS में 1 सीट, और स्किल्स इन एजुकेशन अगर आप कम्युनिकेटिव स्किल्स इन इंग्लिश अगर देखेंगे तो आपके पास अनरिजर्व्ड में 1 सीट एंड PWD डी और ई की कैटेगरी में 1 सीट। अगर आप कम्युनिकेटिव स्किल्स MIL हिंदी टीचिंग में आप देखेंगे तो ST के लिए 1 सीट, अगर पंजाबी में देखेंगे तो SC 1, एंड फॉर एजुकेशनल स्टडीज अगर आप देखेंगे, अल्टीमेटली हम एंड पे आ चुके हैं डिपार्टमेंट्स के, तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 3 सीट्स एंड SC कैटेगरी के लिए 1 सीट अवेलेबल है। तो आप जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं बच्चों, एलिजिबिलिटी अपनी पूरी देखिए, सब्जेक्ट्स को नोट करें, क्या कंसर्न सब्जेक्ट्स है उसको देखें, और उसके बाद अगर सारे क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली इन पोजीशंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने जिसके बारे में आपसे बात कर रही थी कि आपको बहुत जरूरी है ये जानना कि सिलेक्शन इन सारे डिफरेंट जो पोस्ट आई हैं, पोजीशंस आई हैं, उनमें सिलेक्शन एक्चुअली किस बेसिस पे होने वाला है। तो आपको यहाँ पे क्लियरली नोट करके आपको डिस्क्लेमर दिया गया है। यहाँ पे इंटरव्यू में किन किन को बुलाया जाएगा उसके लिए यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अब आप देखेंगे यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू विल बी बेस्ड ऑन द API स्कोर्स कैलकुलेटेड एज पर UGC रेगुलेशंस। तो कभी भी हम जनरली आप कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर के जब फॉर्म भरते हैं बच्चों, तो वहां पे API स्कोर्स को वो किया जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, आप कैसे निकालते हैं उसे, हम हमारे मेरिट में, जैसे आपने 10th में कितना परसेंट लाया, 12th में कितना परसेंट लाया, कितने परसेंट से अबाव आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, कितने आपके पास पब्लिकेशंस हैं, कितने रिसर्च पेपर्स हैं, और फिर उसके बाद कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई रिसर्च पेपर है, कुछ अवार्ड्स है, इन सब के कुछ ना कुछ मार्क्स दिए जाते हैं और उन मार्क्स को कैलकुलेट करके आपको एक स्कोर दिया जाता है। अब डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट कैंडिडेट्स के वो स्कोर्स कितने आ रहे हैं उसके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी, एक तैयार की जाएगी, और उस मेरिट लिस्ट में आने वाले कुछ मिनिमम कैंडिडेट्स, जो भी उन्होंने मिनिमम और मैक्सिमम का क्राइटेरिया रखा है, उतने कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और बुलाया जाएगा। फिर डिपेंडिंग अपॉन आपका इंटरव्यू कैसा गया है उसके बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, शॉर्टलिस्टिंग फॉर इंटरव्यू विल बी बेस्ड ऑन API स्कोर्स कैलकुलेटेड एज पर UGC रेगुलेशन। अब आप देखेंगे only 25 for 1 post and 35 candidates for 2 posts of the same category। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर भी दिखाया, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स और कुछ ऐसी पोस्ट थी जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आपको क्या मिल रहा था, डिफरेंट पोजीशंस आई थी। तो अगर वैसा सिनेरियो है यहाँ पे, तो आपके पास 35 मेरिट लिस्ट में जो टॉप 35 कैंडिडेट्स होंगे उनको बुलाया जाएगा, और अगर केवल एक ही पोस्ट के लिए आप वो देख रहे हो, मेरिट लिस्ट निकाल रहे हो, तो उसमें टॉप जो भी मेरिट लिस्ट में 25 कैंडिडेट्स होंगे जिनका अच्छा खासा स्कोर होगा उनको बुलाया जाएगा। फॉर पोस्ट वेयर कंसर्न्ड रेलेवेंट एलाइड सब्जेक्ट्स हैव बीन मेंशन्ड इन अबाव टेबल, टॉप 13 कैंडिडेट्स हैविंग कंसर्न सब्जेक्ट, मतलब जहां पे जो पोजीशन के लिए कंसर्न्ड या रेलेवेंट या अलाइड सब्जेक्ट मेंशन किया गया है, उन सब के लिए अगर आप कंसर्न सब्जेक्ट को कंसिडरेशन में लेंगे तो टॉप 13 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा फॉर इंटरव्यू, दैट इज शॉर्टलिस्ट करा जाएगा, एंड टॉप 12 कैंडिडेट्स को जो रेलेवेंट है और अलाइड एज अ होल लेके टॉप 12 कैंडिडेट्स को उन सब्जेक्ट के बेसिस पे सेलेक्ट किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर इंटरव्यू। इसके बाद अगर हम देखें, हाउएवर इफ 2 पोस्ट हैव बीन एडवर्टाइज्ड इन द सेम कैटेगरी, top 18 candidates having concerned subject group and top 17 candidates having relevant allied subjects will be selected. Group shall be called for interview against 2 posts of the same category. Same category के लिए अगर 2 पोस्ट है तो आपके पास concerned subject से 17 लोगों को बुलाया जाएगा for interview, and allied या relevant subject से आपके top कितना, रेलेवेंट और अलाइड सब्जेक्ट के लिए 17 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, जबकि कंसर्न सब्जेक्ट्स के लिए टॉप 18 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। इसके अलावा इन केस 13 एलिजिबल कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल ईदर for concerned subject group or relevant allied put together group, the shortfall can be met for either of the 2 groups। मतलब आप इस तरीके से स्विच भी कर सकते हो, कुछ इस तरीके का यहाँ पे वो यूज किया जाएगा।
अगर शॉर्ट हुआ मतलब ऐसा हुआ कि कोई नहीं आया, बट ऐसा होता नहीं है जनरली, अगर ऐसा हुआ तब ये लोग ये शॉर्ट कम्स को कुछ ना कुछ तरीके से जो भी शॉर्टफॉल्स हैं उनको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये तो क्या था, ये था किस तरीके से सिलेक्शन किया जा सकता है। अब अगर आप और आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज डोंट सेंड हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म टू यूनिवर्सिटी। कहने का मतलब क्या है, आपको कोई हार्ड कॉपी अपने डॉक्यूमेंट्स की यूनिवर्सिटी को नहीं भेजनी है, आपको ऑनलाइन तरीके से ऑनलाइन फॉर्म्स निकलेंगे, रिलीज हुए हैं, उनको भरना है। तो आप देखेंगे एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कीप विथ देम ड्यूली साइंड प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विथ एनक्लोजर्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो इंटरव्यू के लिए और वहां जाके आपको क्या करना है, अप्लाई मतलब जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तब आपके पास सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वहां पे शो करने पड़ेंगे वेरिफिकेशन के लिए। तब आपके पास ड्यूली साइंड, एक होता है ना सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म में हम लेके जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, उस तरीके से लेके जाने हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये एब्रिविएशंस हैं, यूआर, अनरिजर्व्ड, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये सारी हमारी कैटेगरीज है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे बच्चों, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्या हमारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है? सबसे पहले द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर टीचिंग पोस्ट विल बी एज per UGC regulation on minimum qualification for appointment of teachers and other academic staff in universities and colleges and measures for the maintenance of standards in higher education 2018। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो भी आप लोगों का ये सिलेक्शन होने वाला है फॉर वेरियस पोजीशंस, वो केवल किसके ऊपर बेस्ड होगा, आपके यूजीसी रेगुलेशन में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है, अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो आप यहाँ के लिए, इनके लिए एलिजिबल, आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो मानी जाएगी उसके बेसिस पे। और जनरली ऐसा ही होता है बच्चों, यूजीसी के नॉर्म्स और डिफरेंट जो भी पार्टिसिपेशन है आपके जो भी रेगुलेशंस का है, वो सबके हिसाब से ही आपका वो एलिजिबिलिटी मानी जाती है। अगर आप उस मिनिमम एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं तब आप आराम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इवन आपको कॉल भी किया जाता है, इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट भी किया जाता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे फॉर फैकल्टी पोजीशंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ITEP, जहां पे इंटीग्रेटेड आपने प्रोग्राम को किया है, उसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन आपकी होगी एज पर अपेंडिक्स 15 ऑफ द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। जो आपका ये NCTE है, इनमें जो आपके अपेंडिक्स 15 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखी है, आपको उसको पढ़ना है। उसके हिसाब से अगर आप फुलफिल कर रहे हो सारी एलिजिबिलिटी को, तब आप यहाँ पे आराम से अप्लाई कर सकते हो बच्चों। फिर आगे आपके जो इंटरव्यू के शॉर्टलिस्ट होने के जो चांसेस होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। अब अगर हम और देखें, यहाँ पे लिखा है फॉर फैकल्टी पोजीशंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन एडिशन टू पॉइंट नंबर 1, मतलब यूजीसी नॉर्म्स को आपको फुलफिल करना है, मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन NCTE रेगुलेशंस के मुताबिक भी आपने फुलफिल करनी पड़ेगी आपको, तभी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। इसके बाद अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस और नेचुरल प्रोडक्ट्स का क्वालिफिकेशन देखें तो क्वालिफिकेशन विल बी एज पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI के जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से अगर आप वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तब आप आराम से इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर भी सकते हैं। प्लस आप अगर आप पूरी सारी चीजें, सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस भी आपके आराम से होते हैं। अब अगर हम नीचे देखें बच्चों, फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, आपका यूजीसी नॉर्म्स वाला तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्वालिफिकेशन AICTE गाइडलाइंस के तहत होनी चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी उसी के हिसाब से मानी जाएगी और फिर आपका आगे प्रोसेस कैरी आउट किया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड। फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इट इज क्लैरिफाइड दैट मास्टर डिग्री, आपको मास्टर डिग्री चाहिए, नेट PhD होना चाहिए, वो भी रेलेवेंट कॉमर्स या मैनेजमेंट सेक्शन में, सब्जेक्ट्स में, जो मैंने आगे आपको ऑलरेडी बता दिया है, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब और भी आगे अगर देखें बच्चों, फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड एग्रीकल्चर फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड इन एडिशन टू पॉइंट 1, यूजीसी नॉर्म्स के तहत मिनिमम आपका जो भी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो तो आपको फुलफिल करना ही है। उसी के साथ साथ हम आगे क्या करेंगे, आपके पास सब्जेक्ट्स जैसे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन, तो मास्टर्स डिग्री और PhD डिग्री होनी चाहिए फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, जबकि एग्री बिजनेस स्पेशलाइजेशन के लिए
मास्टर्स डिग्री और पीएचडी डिग्री इन एग्री बिजनेस इज रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर। तो प्रोफेसर पोस्ट के लिए ये दोनों कंडीशंस को आपको फुलफिल करना है। अगर आप देखेंगे, एप्लीकेंट्स फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर आर रिक्वायर्ड टू फिल द एकेडमिक रिसर्च स्कोर, जिसको हमने एपीआई स्कोर बोला था, फॉर्म स्ट्रिक्टली इन द फॉर्मेट प्रोवाइडेड इन यूजीसी रेगुलेशन 2018 एट टेबल 2 इन द अपेंडिक्स 2। आपके इसमें अपेंडिक्स 2 का जो टेबल 2 है उसमें हर एक रेलेवेंट टॉप उसके लिए आपको कुछ मार्क्स देने पड़ेंगे अपने आप को। आपको पता है आपके कितने रिसर्च पेपर्स हैं, आपको पता है आपको कौन सा अवार्ड मिला है, उन रेस्पेक्टिव कॉलम्स को फिल करके आपको अपने एपीआई स्कोर्स को फिल करना पड़ेगा इस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में। आप कोई भी अपने मन से फॉर्मेट नहीं ले सकते, जो फॉर्मेट यहाँ पे दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको वो भरना है। अब जो भी जैसे प्रोफेसर की पोस्ट के लिए या एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। मस्ट सर्टिफाई द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब थी, डेट ऑफ रिलीविंग कब था, इनिशियल डेजिग्नेशन क्या था, करंट डेजिग्नेशन क्या है, पे स्केल क्या है, डेट ऑफ प्रमोशन अगर कोई हुआ है तो क्या है। Further, in support of the claimed experience, at least one salary slip, आपकी हर एक फाइनेंशियल ईयर की एक सैलरी स्लिप आपको वहां पे अपलोड करनी पड़ेगी रिक्रूटमेंट पोर्टल पे। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल जो होगा उसमें आप जाके वो कर सकते हो। मैं अभी अभी आपको वेबसाइट भी बताऊंगी। while applying for the post, ठीक है। Kindly note that only online applications on the recruitment portal will be considered if the required enclosures are uploaded with the submission of online application form. Application received through any other mode will be rejected. क्लियरली कहा गया है ऑनलाइन मोड में आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाके, उसी तरीके से आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरिएगा बच्चों। बिल्कुल इसमें वो नहीं करना है, नेग्लिजेंसी नहीं करनी है, क्योंकि एक अच्छा चांस आया है तो वो आप लूज कर जाओगे, राइट। अगर आपसे ये देखा, आप देख सकते हो जो भी मैंने आपसे बोला लिंक्स मैं आपको बताऊंगी अभी, तो यहाँ पे है वो सम यूजफुल वेब लिंक्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप currec.samarth.ac.in पे जाके आप भर सकते हैं। अगर आपको यूजीसी रेगुलेशंस को स्टडी करना है, देखना है कि आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दी गई है वहां पे, क्या उनके नॉर्म्स है, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। एनसीटीई रेगुलेशंस, एआईसीटीई रेगुलेशन और पीसीआई रेगुलेशन के लिए गिवन वेबसाइट्स पे क्लिक करके आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख सकते हैं, क्वालिफिकेशंस को चेक कर सकते हैं, क्या क्या उनके लिए क्राइटेरिया है जो मिनिमम क्राइटेरिया सेट किया गया है अगर आप उस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, और फिर आप आराम से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप जनरल वो देखें, जनरल इंस्ट्रक्शन, एसेंशियल इंफॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ बच्चों। ये आप देख सकते हैं, एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू दिस। ये है वो लिंक वेबसाइट का जहां पे आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल है ये, आप यहाँ पे रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन लिंक विल बी अवेलेबल टिल, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, 9 दिसंबर लास्ट डेट है, 5 बजे से पहले पहले एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे, द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। मैंने क्लियरली आपसे बोल दिया, मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होने वाला है बच्चों। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन, अब अगर आप मेरिट लिस्ट पे आते हैं, इंटरव्यू आप क्वालिफाई कर लेते हैं और फिर आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आराम से आपको वो डेजिग्नेशन मिल जाएगा, वो पोजीशन मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर अब मैं एक और चीज आपको बताना चाहती हूँ बच्चों, आप नोटिस करना कि जब भी आपको कोई जैसे ओबीसी आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट दे रखा है। तो अपने मन से आपको नॉर्मली कोई भी फॉर्मेट से आप, ये वही आपके पॉइंट्स हैं जो मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी हूं। हम और ज्यादा नीचे जाएंगे तो आप ये नोटिस करेंगे बच्चों, कोई भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है, किसी से भी रिलेटेड कुछ क्वेरी है, आपको कोई डाउट है आपको, तो आप ये फॉर जनरल क्वेरीज एंड इन्फॉर्मेशन आप कांटेक्ट कर सकते हैं रिक्रूटमेंट सेल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, वीपीओ गुड्डा, डिस्ट्रिक्ट भटिंडा, और ये इसका पिन कोड है। या फिर आप ईमेल कर सकते हैं recruitment@cup.edu.in। इसके बाद हम और बात करते हैं बच्चों, ये है जो मैं आपसे बोल रही थी, अगर आपको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट चाहिए, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
तो ये वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है जिसको आपको ड्यूली साइन करवाना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर एक्सेट्रा, डेट आपको डालनी है, सील आपको लगवानी है, और यहाँ पे ये आप इस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट को आप अपलोड करेंगे एज अ सर्टिफिकेट। क्योंकि जिस टाइम पे आप इंटरव्यू के लिए आएंगे तो उस मोमेंट पे आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स दिखाने पड़ेंगे, बट इस टाइम पे जब आप अप्लाई करते हैं तो इसी फॉर्मेट में आपको अप्लाई करना है। ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकम एंड असिस्ट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, तो उनके लिए भी एक रेस्पेक्टिव आपका दे रखा है फॉर्मेट। इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे और उसको सबमिट करेंगे। चलिए बच्चों, सो दिस वाज ऑल अबाउट आपके डिफरेंट पोजीशंस जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में आई है। आई होप आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी बच्चों। और जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भरे, मैं हमेशा बोलती हूँ बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, आप कोई भी गलती ना करें। सबसे पहले तो है आप इस ब्रोशर को, जो भी एडवर्टीजमेंट में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है उसको डिटेल में पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, समझें उसे, और उसी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम गलती ना करें। कोशिश करें बहुत आप केयरफुली एप्लीकेशन फॉर्म को भरें और हमेशा होपफुल रहें। कभी भी हो सकता है ये पोजीशंस किसी भी हमारे बेस्ट कैंडिडेट के लिए आई हो और उसको आराम से, आप सभी एलिजिबल हुए हैं इसमें। अगर आपको लगता है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच हो रही है तो डेफिनेटली फॉर्म्स को भरें बच्चों, यू नेवर नो ना। तो इसीलिए दैट्स ऑल फॉर दिस एडवर्टीजमेंट। इसके बारे में हमने जितना, आपको अगर कोई क्वेरी भी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं बच्चों, बता सकते हैं, किसी और स्टूडेंट को हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।